तो बेहद ही दमदार मुकाबला देखने को मिलेगा। दोनों खेमों के दो दो प्रमुख पार्टी के प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं और अन्य मतदाता क्या इन सब को अपना सबसे बेहतर प्रत्याशी चुनेंगे, ये आज तय हो जाएगा और नतीजे 10 तारीख को आएंगे। हम लगातार अपने मेहमानों के साथ बातचीत कर रहे हैं, संभावनाओं पर नजर बनाए हुए हैं और जो स्थिति है वो क्या इशारा कर रही है ये भी बात कर रहे हैं। एक बार फिर अपने मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ बीजेपी से योगेंद्र प्रताप से हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए राजेश गुप्ता जी हैं और साथ ही जेएमएम का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर तनुज खत्री जी हैं। आप तीनों हमारे साथ बने हुए हैं, इसके लिए आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद है, स्वागत है आपका। तो सबसे पहले योगेंद्र प्रताप जी, अभी हमने देखा कि किस तरह से योगेश्वर बाटुल खासे नाराज नजर आए। जो तस्वीरें सामने आई, मतदान केंद्र पर जाने से उन्हें रोका गया और बीजेपी लगातार इस तरह के आरोप लगाती रही है। हमने कल ही बाबूलाल मरांडी का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा था, उन्होंने आरोप लगाया कि पूरा प्रशासनिक अमला जेएमएम पार्टी कैडर के तौर पर काम कर रहा है, क्या कहेंगे? स्वाभाविक रूप से सरकार डरी हुई है, उसको पता चल गया है कि निश्चित रूप से ये दोनों सीटें जो है एनडीए गठबंधन को जा रही है और इसके चलते वो जो है प्रशासनिक मतलब समझिए कि प्रशासन के द्वारा जो है गलत कदम उठा रहे हैं। और जिस प्रकार से अभी वो बूथ पर गए थे, कोई भी कैंडिडेट हो, किसी भी पार्टी का कैंडिडेट हो, उसको अधिकार है, जो चुनाव आयोग का जो गाइडलाइन है उसके अनुरूप कोई प्रत्याशी या उसका एजेंट जाकर के देख सकता है। तो जिस प्रकार से प्रशासन वहां पर व्यवहार कर रहा है तो निश्चित रूप से सरकार के दबाव में काम कर रहा है और सरकार जो है प्रशासन का दुरुपयोग कर रही है। और निश्चित रूप से दोनों जगह जिस प्रकार से वोटिंग ट्रेंड अभी दिख रहा है, जैसा कि आपने बताया कि 11:30 बजे तक 32.5% वोट दुमका में और 28% वोट जो है बेरमो में पड़ा है। तो कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ आक्रोश है। जो इनका 10 महीने का जो ट्रेलर रहा है, जो भयावह ट्रेलर रहा है, उसके खिलाफ जो है जनता का आक्रोश है। यह आक्रोश वंशवाद के खिलाफ है और निश्चित रूप से दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जा रही है, एनडीए के गठबंधन की झोली में जा रही है। लेकिन यह भी कहा जाता है कि कोई व्यक्ति आक्रोशित तब होता है, आरोप तब लगाता है जब उसकी साख पर खतरा मंडराता है। तनुज जी जवाब देना चाहेंगे? जी बिल्कुल। देखिए, पहली बात तो जो जिस वाक्य का जिक्र आप कर रहे हैं, आपकी बात से और आपके टेलीविजन में देख करके इतना ही हम समझ पा रहे हैं कि वो पहली बार वोट देने गए हैं क्या? इससे पहले वो कभी वोट नहीं दिए थे क्या? अरे मुझे पता है, मैंने इतने साल से वोट दे रहा हूं, जब से भी दे रहा हूं, मुझे अपना बूथ पता है कहाँ है। कि रातू रोड के केबी गर्ल्स हाई स्कूल में मेरा वोट पड़ता है। मैं जब चुनाव होता है, चाहे वो नगर निगम का हो, चाहे विधानसभा का, लोकसभा का, मैं वहीं जाता हूं। ये देखिए पर्दाफाश हो गया, अब चीज किसी से क्लियर हो गई। अपने ही बनाए हुए स्टड में वो फंस गए और नहीं फंसे हैं तो हम उसको क्लियर कर देते हैं वो कैसे फंसे। वो फ्रस्ट्रेटेड है, वो नहीं, पूरी भारतीय जनता पार्टी दोनों विधानसभा में हाईली फ्रस्ट्रेटेड है और वो उनके पास कुछ बचा नहीं। को इनको पता चलेगा, वो कुछ बचा नहीं, इसलिए ड्रामा कर रहे हैं। जमीन निकल चुकी है, खिसक चुकी है। कैसा लॉजिक है, ये जिस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, जिस प्रकार से हमारे प्रदेश और वहां जाके सिपाही से लड़ रहे हैं, वो सेवक है, उससे स्पष्ट है कि इनके पैर पता के चलता नीचे है की जमीन कि ये आक्रोश, ये दोनों से ही पता चलता है सीटें यूपीए की थी और ये दोनों सीटें हार रहे हैं। के नीचे से जमीन खिसक के निकल चुकी है। ये दोनों मैं आपको बताना चाहता हूं, इसलिए हताशा में इस प्रकार का कदम उठा रहे हैं। योगेंद्र जी, बात पूरी हो जाए फिर हम आपको भी मौका देंगे उस बात पर अपना पक्ष रखने के लिए। मैं 2 मिनट में 30 सेकंड लूंगा, मैं उसको क्लियर कर दूं, क्योंकि ये बोलने लगे तो शायद आवाज दब गई होगी। यहाँ तो क्योंकि कैमरा का वो साउंड सिस्टम में आवाज कभी कभी दब जाती है। ये स्टंट किया वहां के प्रत्याशी ने, जो मैं प्रथम दृष्टि में समझ पा रहा हूं। वो पुराने नेता हैं, चुनाव लड़ चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं, उनको पता नहीं है बूथ का। ये नाटक है करने का। एक जो 18 साल का बच्चा एक बार वोट देने जाता है ना, उसको भी जब वो 24 का होता है तो भी पता होता है कि मैंने पिछली बार कहां वोट दिया। तो ये स्टंट था। ये स्टंट से ये पता चलता है कि वहां पे दोनों विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी पिछले बार से ज्यादा मतों के अंतर से चुनाव हारेगी। चलिए, तो जिस सीट पर इस हंगामे की बात कर रहे हैं उस सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए राजेश जी हमारे साथ मौजूद ही हैं। राजेश जी, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं जब भी बोलूं अपने साथी सहयोगी भाजपा के, उनसे बोलेंगे कि बीच में टोकेंगे नहीं। इन्होंने बोला कि सरकारी तंत्र का सरकार दुरुपयोग कर रही है। मैं ये बता दूं कि पिछली सरकार जब रघुवर जी की थी
5 वर्षों तक जिस उदंडता से सरकार चलाई और लोगों में एक भय बनाया था, उस समय तो पूरी सिस्टम मिशनरी इनके पास थी, इन्होंने दुरुपयोग भी किया, उसके बाद भी जनता वहां पर पलट दी। जहां तक दुमका चुनाव की बात है, इनके जितने भी नेता स्टार प्रचारक वहां पे गए, सिर्फ जो राज्य के सबसे बड़े नेता हैं भीष्म गुरु शिबू सोरेन जी, वहां और वहां के संथाल परगना के संथालियों को अपमानित करने वाली शब्द बोली है। ये लड़ाई संथाल की स्वाभिमान की लड़ाई है। अभी भाई साहब बाबूलाल मरांडी जी वहां पर लगातार कैंप करके ये बात बोलते रहे कि गुरु जी के परिवार को उखाड़ फेंको, बंगाल की खाड़ी में फेंक दो। तो क्या वहां के लोग इस चीज को नहीं जानते हैं कि जो सरकार पिछले 16.5-17 साल तक इस राज्य में रही और सबसे अधिक पिछली सरकार में रघुवर जी की शासन काल में संथाल परगना को फोकस किया गया था, क्या मिला वहां के लोगों को? चुनाव होती है मुद्दों पे, वहां के जो नौजवान हैं उसको पिछली सरकार ने क्या दिया। वर्तमान में जब लॉकडाउन हुई तो हमारी गठबंधन की सरकार ने जो भी मजदूर भाई थे या हमारे नौजवान साथी थे उनको भरपूर सहयोग दिए। क्या संथाल की जनता इसको भूलेगी? गुरु जी की जो त्याग रही है झारखंड के लिए, आजादी के लिए, झारखंड के अलग राज्य के लिए, क्या संथाल की जनता उनको भूलेगी? और इनके नेता जाते हैं वहां पे बोलते हैं कि संथालियों को हटा दो, इनको मिटा दो, इनको उखाड़ कर फेंक दो। तो संथाल की जनता इस चीज को भली भांति जानती है। चलिए हम आपके पास फिर आएंगे। हम बात को थोड़ी एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है, वो अपने तमाम दर्शकों को दे दें। और बड़ी जानकारी ये है कि समय 1 बज रहा है और मतदान करीब करीब 50% के आसपास पहुंच रहा है। यानी कि दुमका की अगर हम बात करें तो 46.96% मतदान हो चुका है। मतदाताओं में खासा उत्साह और उमंग देखने को मिल रहा है मतदान को लेकर। जो अमूमन राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि उपचुनाव में मतदाता उतने उत्साहित नहीं रहते हैं, लेकिन ये जो मतदान प्रतिशत है ये काफी कुछ इशारा कर रहा है। अभी समय 1 बजे का है, दुमका में 5 बजे तक मतदान का समय है, 5 बजे तक वोटर वोट कर सकेंगे। तो 46.96% करीब करीब आधी संख्या मतदाताओं की मतदान केंद्रों तक पहुंच चुकी है, अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुकी है। अब ऐसे में राजेश जी, आप जो कह रहे हैं कि बीजेपी ने जो शब्दों का प्रयोग किया, तनुज जी भी कह रहे हैं कि जिस तरह के स्टंट देखने को मिल रहे हैं बीजेपी खेमे की ओर से, तो उससे लोग नाराज हैं और आपके पक्ष में वोट कर रहे हैं। राजेश जी अपनी बात पूरी करें और इस मतदान प्रतिशत को भी जरा समझें कि क्या है ये। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार पूरे भारत में लॉकडाउन हुई इस कोरोना के वैश्विक महामारी में, पूरे देश के अलग अलग प्रांतों से जो हमारे मजदूर भाई इस राज्य के निवासी थे वो वापस आए, वो यहाँ से गए नहीं हैं। जो छात्र दूसरे प्रांतों में पढ़ाई कर रहा था, पूरा एजुकेशनल सिस्टम बंद पड़ा हुआ है कोविड महामारी को लेकर। तो ये दुमका में भी ये दिखाई पड़ रही है, जो छात्र बाहर पढ़ने गए थे या जो मजदूर बाहर कार्य करने गए थे वो निश्चित अपने घर पे वापस आए। और हमारी सरकार की, गठबंधन की सरकार की, राज्य की जनता की जो सरकार चुनी हुई थी, उन्होंने बाखूबी पूरे ईमानदारी से, पूरे सख्ती से, पूरे निष्ठा के साथ यहाँ के जो मजदूर भाई थे, जो बाहरों में थे, जो छात्र छात्राएं थे, किस प्रकार आपने देखा होगा कि जहाजों से उनको लाया गया, ट्रेनों से लाया गया। ये देश का पहला राज है हेमंत जी के नेतृत्व में, जो मजदूरों को, छात्रों को या दूसरे प्रांतों में कार्य करने वाले लोगों को उनको वापस लाई। आज जो वहां पर वोटिंग परसेंटेज जो बढ़ रहा है, निश्चित तौर पर वही लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के सताए हुए लोग हैं, जो रात के 9 बजे, रात के 8 बजे अचानक घोषणा होती है देश में ये बंद, उससे प्रभावित लोग हैं और लोग यहाँ के जान चुके हैं। मैं आपको स्मरण करा दूं, जिस समय डॉक्टर लुईस मरांडी जी यहाँ से मंत्री हुआ करती थी, उस समय उस राज्य के छात्र छात्राओं के साथ कैसा घिनौना कार्य किया गया था। उनको उनके शिक्षा के अधिकार से वंचित करने का काम किया था। जो उनको छात्रवृत्ति मिलनी थी, 50% वैसे छात्रवृत्ति को कटौती किया गया। जो बाहर में पॉलिटेक्निक कर रहे थे, इंजीनियरिंग कर रहे थे, मैनेजमेंट कर रहे थे, बीएड कर रहे थे, नर्सिंग थे, टेक्नीशियन थे, सारे हमारे छात्र छात्राएं दूसरे प्रांतों से रांची में एक ताजा तस्वीर आ रही है सोशल मीडिया पर, ये तेजी से वीडियो वायरल हो रहा है। हम अपने दर्शकों को ये वीडियो दिखाना चाहेंगे और ये वीडियो देखिए आप। इस वीडियो में पैसे बांटे जा रहे हैं। योगेश्वर जी, हम
एक वीडियो देख रहे हैं, अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं न्यूज़ 11 पर, और ये जानना चाहते हैं कि इस वीडियो में जो पैसे बांटे जा रहे हैं वो आप हैं, ऐसी बातें सामने आ रही है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अभी बूथ नंबर 82-83 में गया था जी, विजिट करके आया। एक झोपड़ी है तो वहाँ बैठे, हम बराबर उस झोपड़ी में बैठते हैं जी, ठीक है। वहाँ बैठते हैं तो चना खाते हैं। वहाँ चना माने फूला हुआ चना जो है थोड़ा हल्का जी। फ्राई करके रखता है, हम्म, तो वो हमारा ऐसे नहीं है, बराबर जाते आते हैं। एक बार उस झोपड़ी में जो है वो कुछ लोगों ने उजाड़ पुजाड़ दिया था, तो उसको फिर हमने फिर से उसको सुरक्षा किया। अब वहाँ एक लड़का है जो एकदम पी खा करके ढक था कि चाचा आज तो लेबे करबो छोड़बो नहीं है। अब ऐसा जिद कर दिया, तो अब उस जिद के आगे अब मान लीजिए 20-22 साल का लड़का है, उसके जिद के आगे सब लोग वहाँ मैंने बोलने लगा, तो हमने दिया है, उसमें कहाँ दो मत की बात। लेकिन योगेश्वर जी, आप समझ रहे हैं जो समय है उस समय में ये आपका जो सद्भावना वाला कार्य आप बता रहे हैं, समस्या के समाधान की बात कर रहे हैं, किसी व्यक्ति के जिद के आगे झुकने की बात कर रहे हैं, ये आपके लिए परेशानी वाला बात हो सकता है? देखिए, ये परेशानी की बात है, लेकिन उसकी जो भावना थी वहाँ वो जो मैंने बोले ना पिए हुए था, और अब वहाँ के लोग बताएंगे, हाँ लोग बताएंगे। इसलिए ये सब जो है ना सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपगेंडा फैलाने का विषय है और कुछ नहीं है। चलिए हम देखते हैं क्या स्थिति बनती है इस पर। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश्वर जी अपना वक्त देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो योगेश्वर महतो बाटुल ने यह स्वीकार किया कि हाँ ये तस्वीर में वही हैं और पैसे भी देने की बात स्वीकार की है, लेकिन इसके पीछे की वजह भी वो बता रहे हैं। तो हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं, एक एक छोटी छोटी प्रतिक्रिया इस तस्वीर पर भी ले लेते हैं। सबसे पहले योगेंद्र जी आपसे शुरू करते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हमारे प्रत्याशी ने स्पष्टीकरण दे दिया है। वो बोले कि वहाँ मैंने प्रायः जाया करते थे और वहाँ बैठे हैं, चना खाए, और एक किसी व्यक्ति को उन्होंने शराब पीने के लिए जबरदस्ती जिद किया, तो उसको वो स्पष्टीकरण दे चुके हैं, उस पर हम कुछ नहीं कहेंगे। चलिए, लेकिन हम ये कहेंगे कि आज से 10 महीने पहले झूठे वादे पर और मुंगेरी डाल के हसीन सपने दिखाकर जो है यूपीए की सरकार इस प्रदेश में बनी, और इस 10 महीनों में जिस प्रकार से इन्होंने ट्रेलर दिखाया है, जो भयावह ट्रेलर दिखाया है जी। इन 10 महीनों में अगर आप देखेंगे तो नक्सली घटनाएं जिस तेजी से बढ़ी है पूरे प्रदेश में, जिस प्रकार से आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं, जिस प्रकार से बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, इन्हीं 10 महीनों में लगभग 1200 से ऊपर बलात्कार की घटनाएं हो चुकी हैं। अगर छोटे बड़े अगर सभी नक्सली घटनाओं को जोड़ेंगे तो 45 से ऊपर जो है नक्सली घटनाएं हो चुकी। आपराधिक घटनाओं का कोई मतलब लगातार बढ़ रहा है, और जिस प्रकार से जहां पे चुनाव हो रहा है वहां पे भी कुछ दिनों पहले एक लड़की का बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी जाती है। उसके पहले जो बरहेट विधानसभा क्षेत्र है जहां से मुख्यमंत्री खुद जो है विधानसभा चुनाव जीते हैं, वहां भी इस तरह की घटनाएं होती है। तो निश्चित रूप से ये जो झूठे वादे करके आए थे, अनुबंध कर्मियों को उन्होंने कहा था कि हम स्थायी करेंगे, नौजवानों को इन्होंने कहा था कि 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे, इन्होंने कहा था पोस्ट ग्रेजुएट को जो है 7,000 देंगे, ग्रेजुएट को 5,000 देंगे। तो ये सारे झूठे वादे जनता के सामने स्पष्ट रूप से आ चुके हैं। ऐसी परिस्थिति में ये जो वोटिंग परसेंटेज दिख रहा है, इस प्रकार का ट्रेंड दिख रहा है। दोनों विधानसभा हिसाब दे रहे थे आप, 10 दोनों महीने में क्या विधानसभा नहीं क्षेत्र कर में पाई है सरकार, ये बता रहे हैं। हम इस पर प्रतिक्रिया जरूर लेंगे सबकी प्रतिक्रिया, लेकिन अभी हम उन तस्वीरों की बात कर रहे थे। लेकिन इस बीच एक और ताजा जानकारी सामने आ चुकी है। बेरमो का मतदान प्रतिशत 1 बजे तक का सामने आ चुका है, और ये मतदान प्रतिशत भी दुमका के मतदान प्रतिशत से कहीं कम नहीं है। जी हां, 46.07% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, यानी कि करीब करीब इस क्षेत्र के आधे मतदाता 1 बजे तक मतदान केंद्रों तक पहुंच चुके हैं। हालांकि बेरमो में दुमका से 1 घंटे कम का वक्त है, शाम 4 बजे तक ही मतदान का समय बेरमो में निर्धारित है। लेकिन ये जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े काफी महत्वपूर्ण इशारा कर रहे हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। तो दुमका और बेरमो दोनों जगहों पर करीब करीब आधी संख्या में मतदाता मतदान केंद्रों तक पहुंच चुके हैं। 46.07% मतदान बेरमो में हो चुका है और दुमका में 46.96% मतदान हो चुका है। इस बीच 2 वीडियो सामने आए और दोनों वीडियो एनडीए खेमे के प्रत्याशी योगेश्वर बाटुल का सामने आया। एक जगह वो मतदान केंद्र पर सुरक्षाकर्मी से उलझते नजर आए, तो दूसरे वीडियो में वो एक
दुकान पर पैसे देते नजर आए। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया है कि हाँ वो पैसे दे रहे हैं, लेकिन उसके पीछे की वजह भी वो बता रहे हैं। तो एक एक प्रतिक्रिया इस पर हम लेना चाह रहे थे। तनुज खत्री जी के पास चलते हैं। तनुज जी, उस वीडियो पर जिसमें स्वीकारोक्ति है योगेश्वर बाटुल की कि हाँ वो पैसे दे रहे थे, उस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? छोटी सी प्रतिक्रिया चाहेंगे और फिर राजेश जी की भी प्रतिक्रिया लेंगे और फिर जिस 10 महीने की बातचीत हो रही है उस पर हम लौटेंगे। तनुज जी, देखिए, किसी भी गलती को या गलत कार्य को करके उसका स्पष्टीकरण दे देने से उससे आदमी व्यक्ति आजाद नहीं हो जाता है। वो इतने बुजुर्ग हैं, उनका अच्छा खासा एक्सपीरियंस होगा, इस तरीके की चीजों को वो कैसे बढ़ावा दे रहे हैं और बढ़ावा देने के साथ साथ उसका जस्टिफिकेशन भी दे रहे हैं। आज युवा इतने जो मतदाता हैं, ये जो आप परसेंटेज दिखा रहे हैं, झारखंड की जनता को सलाम करते हैं हम आपके चैनल के माध्यम से, न्यूज 11 के माध्यम से, बेरमो की जनता और दुमका की जनता को। और इसमें युवा जो मतदाता हैं वो निकल करके बाहर आ रहे हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं। क्या संदेश देने का कार्य कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कि मैंने किसी को शराब पीने के लिए पैसे दे दिए? इस तरीके का जस्टिफिकेशन आज के झारखंड में, आज के युग में जस्टिफाइड नहीं है। जी राजेश जी, देखिए, मैं हमारे पिछली बातों का 2-4 शब्द छूट गया था। युवाओं की स्मरण शक्ति, जो याददाश्त है, बहुत ही मजबूत है। और झारखंड के विशेषकर नौजवानों की जो छात्र छात्राएं पढ़ते हैं या दूसरे प्रांतों में जाकर पढ़ने के हायर एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, सभी की याददाश्त बहुत ही मजबूत है। ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ने का कारण वो भी है कि लोग आए हैं और अपने मत का प्रयोग निर्भीकता के साथ वहां पे कर रहे हैं, जिसका परिणाम है कि दोनों विधानसभा चुनाव में वोटिंग परसेंटेज बढ़ रही है। अब बाटुल जी के बारे में मैं बता दूं आपको कि आपके चैनल में ही दिखा पड़ रहा था कि पैसा दे रहे थे। आप ये बताइए कि लोकतंत्र में पैसा से क्या मत को खरीदा जाता है? और झूठी बातें बोलकर, एक नौजवान था, आपने देखा होगा, एडिडास का ट्रैक पैंट पहने हुए, जीन्स और टी शर्ट पहने हुए, कैसे उसको शराबी बोल दिए? वो पैसा देकर लुभावनी काम करने के लिए किए होंगे। ये जस्टिफिकेशन नहीं चलेगा, बात को छुपाने से नहीं चलेगा। आपको मैं याद दिला दूं कि बेरमो में जब 2014 में बाटुल जी आदरणीय विधायक थे, वहां से 23 वहां पे हॉस्पिटल और आईटीआई खुलकर बनी हुई थी। और जब राजेंद्र बाबू हार गए थे 14 के चुनाव में, उस समय आज तक उन लोगों ने बंद कर रखा उसको। तो क्या वहां के लोगों को, वहां जो रहते हैं, वहां के निवासियों को स्वास्थ्य लाभ लेने की आवश्यकता नहीं है? ये भाजपा तय करेगी? क्या वहां के छात्रों छात्राओं को आईटीआई करने की आवश्यकता नहीं है? नर्सिंग की आवश्यकता नहीं है सीखने की? उन लोगों ने बंद कर रखा है। ये भी एक बड़ा मुद्दा है वहां पे। और वहां के लोग इस चीज को जान गए हैं कि भाजपा का चाल, चरित्र और कार्य सिर्फ इस राज्य और राज्य की जनता के खिलाफ कार्य करती है। उसके कारण वोटिंग परसेंटेज वहां पे बढ़ी है। और बाटुल जी ने जिस प्रकार उतने हॉस्पिटल और नर्सिंग होम और आईटीआई को बंद कर रखा था, उसका भी वहां पर रिएक्शन है कि लोग वहां पर खुलकर वोटिंग कर रहे हैं। और जिस प्रकार पैसा बांट रहे हैं, ये तो बड़ा शर्मनाक है इस राज्य के लिए कि भाजपा जैसे वर्ल्ड के सबसे बड़ी पार्टी जो भाजपा बोलती है, उसके उम्मीदवार पैसा बांट रहे हैं सड़कों पे बैठ करके। ये तो दुर्भाग्य है लोकतंत्र का। तो इलेक्शन कमीशन को उन पर एक्शन लेना चाहिए था। चलिए राजेश जी, आप ही से फिर शुरू करते हैं, क्योंकि आप सबसे ज्यादा 10 महीनों के दौरान सरकार ने जो किया है इन विपत्ति भरी परिस्थितियों में, उसका हिसाब दे रहे हैं। लेकिन इसी दौरान चुनाव में ये मुद्दा उठा कि राज्य के 3 मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द हो गई। जो कामगार बाहर गए थे लौट कर आए, लेकिन यहां उन्हें फिर से रोजगार का साधन उपलब्ध नहीं हुआ, फिर से वो बाहर जा रहे हैं। तो इन सब को भी मुद्दा बनाया गया है इस चुनाव में। देखिए, 2 बातें आप स्पष्ट समझ लीजिए कि जिस प्रकार लॉकडाउन भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी जी ने किया था, पूरे देश को अस्त व्यस्त कर दिया, जिसके कारण जीडीपी आपने देखा होगा 23.9 माइनस में चली गई। दूसरी ओर जो हमारे प्रवासी मजदूर, जिसको मैं अपने राज्य का भाई मानता हूं, किस प्रकार वो मरते जीते बच्चों को कंधा में टांग कर, एक हाथ में झोली लेकर, पैर में पूरे फफोले उड़ गए, खून से लथपथ सड़कों पे चले। क्या भूलेंगे इस चीज को? हमारी सरकार जब बनी 28 दिसंबर को हमारा मंत्रिमंडल का फॉर्मेट हुआ था। उसके बाद 28 फरवरी को, उसके बाद 24 मार्च को यहां पर लॉकडाउन लगी। और लॉकडाउन के बाद लगातार हमारी सरकार ने, गठबंधन की सरकार ने, हेमंत जी के नेतृत्व में किस प्रकार कार्य किया, ये राज्य की जनता से छुपी भी नहीं है। लोगों पर अनाज पहुंचाना, उनकी सुरक्षा, उनकी स्वास्थ्य,
जिस राज्य में कहीं पर टेस्टिंग लैब नहीं था, आप देख लीजिए पूरे राज्य के हर एक जिला में, अब तो प्रखंडों में, पंचायतों में लोग जा रहे, घर घर और कोविड का टेस्ट हो रहा। और देखिए कितना तेजी से हमारा राज्य अब स्वस्थ होते चला जा रहा। आप देखते होंगे डेली रिकवरी रेट कितना तेजी से बढ़ी है। इनको शर्म तक नहीं आती भाजपा वालों को इस बात पर बोलने के। अरे आप मुद्दों पे चुनाव के लिए लड़ते हैं, आपने गुरुजी को क्यों अपमानित किया संथाल में जाकर के? पूरे झारखंड वासियों को अपमानित करने का काम किया है, संथालियों को अपमानित करने का काम किया है। बेरमो में जो उतने हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े थे उनको आपने बंद करवाया इनके पूर्व के विधायक ने, जो अभी चुनाव लड़ रहे हैं। ये तो दुर्भाग्य साहब। विकास के लिए जनता क्यों दोषीदार होंगे, और जो बन गया उनको उनका लाभ क्यों नहीं मिलेगा? आप लोग बढ़ते आपराधिक गतिविधियों को लेकर आरोप लगा है, उस पर भी कुछ। और मैं बता दूं, हमारे जो मनरेगा में 8,73,000 लोग जून महीना तक इनरोलमेंट थे, और सब लोग को गांवों में नौकरी मिले उनके घर के दरवाजे पे। सरकार ने मनरेगा पर कितनी हंसी उड़ाई थी केंद्र सरकार, आपको याद है? पार्लियामेंट पे आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय ने क्या क्या बोला था। हड़ताल पर भी गए थे, ये भी याद होगा। तो इस चीज को कहीं राज्य की जनता भूलती नहीं है, और हमारे यहाँ के लोगों का स्मरण शक्ति बहुत ही तेज है, दिमाग बहुत ही तेज है। वो इस चीज को भूले हुए नहीं है कि पूरे देश में 22 करोड़ लोग आज बेरोजगार हो गए हैं लॉकडाउन के बाद। क्यों नहीं रोजगार पे बात करते आप? क्यों नहीं सुरक्षा पे बात करते आप? क्यों नहीं स्वास्थ्य पे बात करते आप? क्यों नहीं व्यवसाय पे बात करते आप? केवल इधर उधर की बातें से नहीं चलता है राज। इस राज्य की जनता को विकास चाहिए, जो हेमंत जी में दिखाई पड़ रही है, हमारी सरकार में दिखाई पड़ रही है। इधर उधर की बातें हुई, मुद्दों की बात नहीं हुई। योगेंद्र जी क्या कहेंगे? देखिए, सिर्फ और सिर्फ मुद्दों की बात हुई। जिस प्रकार से इस सरकार ने यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की जो बुरी स्थिति बना दी है पिछले 10 महीनों में, और ये सिर्फ अपनी सरकार की बात नहीं करते, ये इन 10 महीनों की बात नहीं करते कि इन 10 महीनों में इन्होंने क्या किया। ये जो पिछले रघुवर जी की सरकार है उसकी बात करते हैं। और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि रघुवर जी की सरकार में जो विकास के काम हुए वो एक इतिहास है। निश्चित रूप से आप देखेंगे तो मेडिकल कॉलेज को देख लीजिए, या बाकी अभी ITI कॉलेज की बात कर रहे थे, ITI कॉलेज की संख्या 3 गुनी हुई रघुवर जी के समय में, मेडिकल कॉलेज की संख्या 3 गुनी हुई रघुवर जी के समय में। आप अगर आदिवासियों के विकास की बात करते हैं, या आदिवासियों के लिए सिर्फ राजनीति करते हैं, ये आदिवासी के नाम पर सिर्फ राजनीति करते हैं, लेकिन आदिवासियों के विकास को लेकर के जितना प्रतिबद्ध रघुवर जी की सरकार रही उतना कोई भी सरकार नहीं है। अगर आप देखेंगे तो लुगु बुरु मेला बोलते हैं संथालियों का सबसे बड़ा, समझ लीजिए कि एक मेला लगता है जो यहाँ तेनू घाट में होता है। उस लुगु बुरु मेला के राजकीय मेला का दर्जा देने का काम रघुवर दास जी ने किया। जितने भी धार्मिक स्थल होते हैं आदिवासियों के, सरना मसना, उसकी घेराबंदी करने का काम, उसका बाउंड्री वॉल बनाने का काम रघुवर दास की सरकार ने किया। आदिवासियों के लिए धूमकुड़िया भवन बनाने का काम रघुवर दास की सरकार ने किया। आदिवासियों में जो प्रमुख होते हैं, चाहे वो मानकी हो, मुंडा हो, प्रनैत हो, वो सारे लोगों को पेंशन देने का काम रघुवर दास की सरकार ने किया। और संथाल की बात करते हैं, संथाल में जो विकास की नई रेखा खींची गई, जो विकास की नई गाथा खींची गई, वो रघुवर दास की सरकार में हुआ। और ये सिर्फ आदिवासी के नाम पर राजनीति करते रहे। एक सोरेन परिवार लगातार संथाल परगना में जो है चुनाव जीतते आ रहा है, लेकिन अगर संथाल परगना आज विकास से कोसों दूर है तो उसका दोषी कौन? भारतीय जनता पार्टी है। जब लगातार आप वहां से MP रहे, लगातार MLA रहे, लगातार मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, उसके बावजूद भी संथाल परगना का विकास नहीं हुआ। और इनके मुख्यमंत्री की भाषा देख लीजिए, हमारी पार्टी की बात करते हैं, इनके मुख्यमंत्री की भाषा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लाठी डंडा से मारकर गुजरात भेज देंगे। इस तरह की भाषा से अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा। निश्चित रूप से ये जो भी चुनाव हो रहे हैं इस सरकार के लिए लिटमस टेस्ट है। और जिस प्रकार का रुझान आ रहा है वो रुझान से स्पष्ट है कि दोनों सीटें NDA के पक्ष में जा रही, भारतीय जनता पार्टी दोनों सीटों पर चुनाव जीत रही है। ये तो समय ही बताएगा। तनुज जी, पहले चुनाव के दौरान जो जुबानी पतन हुआ आरोप प्रत्यारोप के दौरान, दोनों खेमों ने इस तरह के आरोप लगाए कि जो शब्दों की मर्यादा है वो तार तार हुई है, और दोनों खेमों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए। तो पहले इस पर और फिर जो चुनावी मुद्दे रहे उस पर भी बात करेंगे। तनुज जी, देखिए, बिलो द बेल्ट बातें राजनीति में हो रही थी, ये उससे भी नीचे चले गए। गाली गलौज तक सार्वजनिक मंच से पूर्व मुख्यमंत्री जब गाली देता है किसी को तो क्या संदेश देने का काम कर रहे हैं आप? आपने सुना था कभी, आज इतने साल के आपने अपने कैरियर में कभी सुना था कि कोई पूर्व मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय रघुवर दास जी, वो शब्द को मैं नहीं बोल सकता हूं इस चैनल के माध्यम से, या कहीं नहीं बोल सकता हूं, वैसे शब्दों का प्रयोग किया आदरणीय गुरु जी के लिए, हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री के लिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए, एक एक उसके कार्यकर्ता के लिए, संथाल के लिए, तो उसका जवाब आज मिलने जा रहा है फिर से।
और हाँ बिल्कुल वहां की जनता आपको खदेड़ने का काम करेगी। मैं उसको दोहराता हूं माननीय आदरणीय हेमंत सोरेन जी के वक्तव्य को। हाँ, आपको दुमका की जनता और बेरमो की जनता फाइनल पैक करके यहां से खदेड़ेगी। अब पिछले 5 साल में आपने जो कुकर्म किया, आप आज आप अभी गिना रहे थे, लंबी लंबी झूठे बातें गिना रहे थे कि आदिवासियों के लिए किया। आपने तो गोली तक चलवा दी, खूंटी से लेके गोला से लेके हर जगह, और आपको जूते पड़े थे, राज्य में हुआ, जूते चप्पल पड़े थे, आपको भूल गए वो। आप अपने आपके मुख्यमंत्री हुआ, गोली को, आपने संस्कृति को नष्ट करने का काम किया। आपने यहाँ के जल जंगल जमीन को अडानी अंबानी को बेचने का काम किया। आज पूरा देश बिक गया ना। आज क्या आज वो एयरपोर्ट बिक गया, आज वो रेल बिक गई, जिसके लिए जो इस देश का स्तंभ के था। मुद्दों पर आएंगे तनुज जी, लेकिन कुछ ताजा बातचीत चुनाव से जुड़ी हुई आई है, वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं। तो चुनावी मुद्दों पर हम बात कर रहे हैं अपने मेहमानों के साथ, किस तरह का पूरा चुनाव प्रचार अभियान चला और फिर किस तरह से मतदाता मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं। जो आंकड़े आ रहे हैं वो वाकई में उत्साहजनक आंकड़े हैं।